अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। उर्दू मुआविन मुतरजिम सीरीज़ का ये आज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पहली वीडियो में वाहिद जमा से मुताल्लिक़ हमने वीडियो बनाया था। दूसरा अज़दाद यानी विलोम जो शब्द थे उनसे मुताल्लिक़ वीडियो था और आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। इसलिए कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उर्दू से हिंदी अनुवाद, ये हमारा बहुत एक मुख्य पार्ट है, बहुत ही मेन जो है फ़ोकस हमारा इस पर रहेगा कि हम उर्दू के जो शब्दावली है, उर्दू के जो अल्फ़ाज़ है, उन अल्फ़ाज़ का हिंदी क्या होता है, ये हम जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मुआविन उर्दू मुतरजिम में आपका जो काम होगा, बेसिकली जो काम होगा, वो आपका ज़्यादातर जो काम होगा, वो उर्दू से हिंदी का ट्रांसलेशन करना होगा। इसलिए आप उर्दू से हिंदी वाले पर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, ताकि अभी से लेकर अब जब आपका जॉब हो जाता है, उसके बाद भी आपको ये हमेशा आपके लिए कारगर साबित होगा। आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी, सिर्फ़ अभी एग्ज़ाम के लिए नहीं, एग्ज़ाम के बाद भी जब आप जॉब में जाएँगे तो उस वक़्त भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अ, उर्दू से हिंदी शब्दावली के बारे में, यानी उर्दू जो अल्फ़ाज़ उर्दू के हैं उसका हिंदी क्या-क्या होता है। एक बात और ज़रूरी है, वो ये है कि हम अभी बहुत कम-कम सवालात लेके बहुत कम-कम छोटे-छोटे वीडियो आपको बना रहे हैं, इसलिए कि अभी तक फ़ॉर्म आया नहीं है। तो फ़ॉर्म आने से पहले-पहले मेरी ये कोशिश है कि आप सभी चीज़ों से एक बार आपकी वाक़फ़ियत हो जाए, आप उसको जान लें कि हमें क्या-क्या पढ़ना है और फिर इंशाअल्लाह जब हमारा ये एक बार छोटा-छोटा जो सीरीज़ जब पूरा हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह फिर आपको हम लंबी-लंबी वीडियोज़ और उसमें बहुत अलग-अलग, अब ये बहुत आसान-आसान अभी चीज़ें हम जो है आसान-आसान शब्द या आसान आसान वाहिद जमा बताए आपको, आसान अज़दाद बताए, लेकिन मुश्किल अभी बहुत सी बाकी है। तो हमारा ये कोशिश है कि जो एक थ्योरी है कि चीज़ों को पहले बहुत आसान से शुरू किया जाए, फिर उसको मुश्किल तक ले जाया जाए, उसी थ्योरी पे हम काम करेंगे कि पहले आपको बहुत आसान-आसान चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपकी ज़हन-साज़ी हो जाए और आप बिल्कुल तैयार हो जाएँ कि हमें पढ़ना क्या है। इसलिए तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हमने बताया कि उर्दू से हिंदी शब्दावली आज हम पढ़ेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। उर्दू मुतरजिम का हमारा ये तीसरा सबक है, यानी असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर, हिंदी में इसको सहायक उर्दू अनुवादक कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने बताया था कि हम इस बात करेंगे उर्दू से हिंदी शब्दावली के बारे में, यानी उर्दू से जो अल्फ़ाज़ उर्दू के हैं उसका हिंदी क्या-क्या हो सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं उर्दू से हिंदी शब्दावली पे। चलिए, सबसे पहला हमारा लफ्ज़ है सियासत। तो सियासत जो उर्दू लफ्ज़ है, इसकी हिंदी होती है राजनीति। सियासत जो लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ का जो हिंदी होता है, वो होता है राजनीति। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ है सियासतदाँ, यानी जो लोग सियासत करते हैं, उनको कहा जाता है राजनेता। उनको क्या कहा जाता है? नेता या राजनेता। इसी तरह से तीसरा लफ्ज़ है मुहाफ़िज़। मुहाफ़िज़ का हिंदी होता है रक्षक। मुहाफ़िज़ का हिंदी होता है रक्षक। चौथा लफ्ज़ है ज़बानी, यानी कोई चीज़ हम ज़बानी किसी को बोल रहे हैं, तो उसको हिंदी में कहते हैं मौखिक। यानी बोलते हैं कि ये ज़बानी ज़बानी इसको याद कर लीजिए, तो उसका मतलब मौखिक तौर से आप उसको याद कर लें। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है बुनियादी। तो बुनियादी का हिंदी होता है मौलिक, जैसे बुनियादी फ़राइज़, तो मौलिक कर्तव्य। इसी तरह से दूसरा इसके बाद का लफ्ज़ है ज़रूरी, है ना? बोलते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, यानी ये बहुत आवश्यक चीज़ है ये। इसी तरह से उसके बाद लफ्ज़ है रहबर, यानी बोलते हैं ये हमारे कौम का रहबर है। तो इसी तरह से क्या है, उसको बोलते हैं मार्गदर्शक। आपने सुना होगा मार्गदर्शक मंडल, यानी जो उम्र में बड़े हो जाते हैं, वो क्या है, रहबरी का जो काम करते हैं, तो उनको उनका काम सिर्फ़ रहबरी का जाता है, तो उस ऐसे समूह के लोगों को बोलते हैं मार्गदर्शक मंडल। इसके बाद हम बोल लफ्ज़ है हक़। तो हक़ का हिंदी होता है अधिकार। हक का हिंदी होता है, हम बोलते हैं कि ये हमारा हक है, यानी ये हमारा अधिकार है। तो हक का जो हो जाएगा हिंदी, वो अधिकार। इसको आप जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए कभी-कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि हमें याद है, लेकिन जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हैं, हमारा पूरा जो है वो हमें ब्लैक एंड व्हाइट हमारा
दिमाग हो जाता है, यानी उस वक़्त कुछ याद ही नहीं आता। इसलिए कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की है, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़बान पर प्रैक्टिस करेंगे, अपने दिमाग को प्रैक्टिस में लाएँगे, तो हमारे दिमाग भी जो है एग्ज़ाम हॉल में उसी प्रैक्टिस के बेस पे ही काम करेगा। इसलिए याद होने के बाद भी आपको लग रहा हो कि ये चीज़ें हमें आती हैं, फिर भी आपको इसको क्या करना है, बार-बार रिपीट करना है अपने ज़हन में। तो हक का क्या हो जाएगा? अधिकार। इसके बाद है अक़ीदा, यानी बोलते हैं कि हमारा अक़ीदा ये है, हमारा मानना ये है, तो उसका हिंदी हो जाएगा आस्था। इसका और भी लफ्ज़ होता है, जैसे श्रद्धा होता है, विश्वास होता है, तो अक़ीदा आस्था भी है, विश्वास भी है और श्रद्धा भी है। इसके बाद हमारा लफ्ज़ है, चलिए आईन, यानी हमारे हिंदुस्तान का ये आईन है, यानी हमारे हिंदुस्तान का ये संविधान है। संविधान, संविधान। आईन का हिंदी क्या होता है? संविधान। इसी तरह इसके बाद अल्फ़ाज़ है कानून। जो हमारा जो कानून बना हुआ है, जो कानून बनता है, उसको बोलते हैं अधिनियम। क्या बोलते हैं उसको? अधिनियम। उसके बाद लफ्ज़ है मुंसिफ़। मुंसिफ़ यानी जो इंसाफ़ करने वाले हैं, उनको बोलते हैं न्यायाधीश। क्या बोलते हैं उनको? न्यायाधीश। जैसे जज होता है, तो जज तो इंग्लिश का लफ्ज़ है। तो मुंसिफ़, मुंसिफ़ का हिंदी जो हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा न्यायाधीश। जज जो होता है, वो इंग्लिश का वर्ड है। तो मुंसिफ़, है ना? मुंसिफ़ का हिंदी हो जाएगा न्यायाधीश। इसी तरह से वकील, तो वकील का हिंदी है अधिवक्ता। वकील का हिंदी है अधिवक्ता। इसी तरह से इसके बाद का लफ्ज़ है तजवीज़, यानी सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया, यानी ये तजवीज़ पारित किया। कोई ऐसा काम जो होने वाला है, उसके लिए जो मंसूबा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं तजवीज़। यानी किसी काम के करने के लिए कोई खाका, कोई मंसूबा बनाया जाता है, तो वो तजवीज़ होती है। तो वो होता है कि प्रस्ताव, उसका हिंदी, तजवीज़ का हिंदी होता है प्रस्ताव। उसके बाद है इत्तिला। इत्तिला यानी इत्तिला जो है, ये इसका हिंदी होता है सूचना। इत्तिला का हिंदी क्या होता है? सूचना। इत्तिला का हिंदी क्या हो जाएगा? सूचना। उसके बाद लफ्ज़ है अदालत। हम इस बार-बार सुनते हैं कि अदालती निज़ाम या न्यायालय का जो सिस्टम है, अदालती अदालत, यानी अदालत का हिंदी हो जाएगा न्यायालय। जहाँ न्याय होता है, जहाँ इंसाफ़ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अदालत या न्यायालय बोलते हैं। इसके बाद है ऐवान। ऐवान होता है, सदन को कहते हैं, जैसे ऐवान बाला और ऐवान ज़ेली आपने सुना होगा। तो ऐवान होता है सदन, यानी जैसे लोकसभा का सदन है, राज्यसभा का सदन है, तो ये सब सदन, इसको उर्दू में बोलते हैं ऐवान। ऐवान जैसे असेंबली होता है, ऐवान असेंबली, जो एमएलएज़ जहाँ बैठते हैं, ऐवान असेंबली। तो ऐवान का हिंदी होता है सदन। इसी तरह से अदलिया, जो लफ्ज़ है अदलिया, तो अदलिया का हिंदी होता है न्यायपालिका। अदलिया का हिंदी होता है न्यायपालिका। अदलिया का हिंदी होता है न्यायपालिका। बार-बार इसको अपने ज़हन में रिपीट कीजिए, अदलिया का हिंदी होता है न्यायपालिका। चलिए, देखते हैं इसके बाद का लफ्ज़ कौमी, जो हम बोलते हैं कि हमारी कौमी, है ना? ये कौमी भाषा है, जैसे, है ना? उर्दू जो है क्या है? कौमी ज़ुबान है, तो उर्दू क्या है? एक राष्ट्रीय भाषा है। ज़बान यानी जो है भाषा, ज़बान का हिंदी क्या होता है? भाषा। जो लैंग्वेज होती है, जो ज़बान होती है, उसका हिंदी क्या होता है? भाषा। जैसे हम उर्दू क्या है? हमारी एक कौमी ज़बान है। तो कौमी का मतलब राष्ट्रीय, यानी उर्दू क्या है? एक राष्ट्रीय भाषा है। दूसरा है इसमें लफ्ज़ सूबाई, यानी बोलते हैं सूबा, बोलते हैं सूबा, सूबा बोलते हैं राज्य को, यानी बिहार एक सूबा है, तो बिहार क्या है? एक राज्य है। तो सूबाई यानी राजकीय, सूबाई तौर पर कोई काम होता है, तो राजकीय स्तर पर जो काम होता है, वो सूबाई होता है। इस तरह से बैनुल अक़वामी, बैनुल अक़वामी यानी विश्व स्तरीय, बैनुल अक़वामी यानी जैसे इंटरनेशनल जो बोलते हैं, तो इंटरनेशनल का मतलब बैनुल अक़वामी यानी विश्व स्तरीय। इस तरह से जराइम, जो जुर्म होता है, जो किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, कोई जुर्म कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपराध। जराइम को क्या बोलते हैं? अपराध। जुर्म और जराइम, अपराध। इसी तरह से समाअत, समाअत का हिंदी होता है सुनवाई, यानी क्या है? जिसे बोलते हैं कि अदलिया इस चीज़ की समाअत कर रही है, यानी इस मामले की समाअत कर रही है। तो क्या है? यानी न्यायपालिका इस चीज़ की क्या कर रही है? सुनवाई कर रही है। इसी तरह से दूसरे इसके बाद लफ्ज़ है अर्ज़ी, यानी हमने क्या है? अपने ऑफ़िस में ये अर्ज़ी डाला हुआ है, तो उसको बोलते हैं आवेदन। अर्ज़ी क्या होता है? आवेदन।
यानी किसी से आप कोई गुज़ारिश के लिए जो ख़त देते हैं, वो क्या होता है? वो अर्ज़ी होती है, वो आवेदन होता है, उसको आवेदन कहते हैं। इसी अगला लफ्ज़ है अदालत आलिया। अगला लफ्ज़ है अदालत आलिया, यानी उच्च न्यायालय। देखिए 2 तरह के न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट और उच्च में जाएँगे तो आप हाई कोर्ट, और वैसे अब लोअर कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो हमारा जो अदालत आलिया कहते हैं उच्च न्यायालय को, जैसे हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। इसी तरह से जो अदालत आलिया यानी उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट वगैरह होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उच्च न्यायालय। इसी तरह से अदालत उज़्मा यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च यानी हिंदी में यहाँ थोड़ा-सा गड़बड़ है, गलत है, तो सर्वोच्च हो गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय होता है। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। तो अदालत उज़्मा यानी सर्वोच्च न्यायालय। अदालत उज़्मा क्या होती है? यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो अदालत उज़्मा यानी सर्वोच्च न्यायालय, ये हमारा अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट का हिंदी होगा सर्वोच्च न्यायालय, और इसका उर्दू होगा अदालत उज़्मा। अगला लफ्ज़ है मुल्ज़िम, यानी इस शख्स को मुल्ज़िम करार दिया गया, यानी ये शख्स क्या है? वो अभियुक्त है, यानी किसी मामले में क्या है? वो अभियुक्त है। मुल्ज़िम का हिंदी हो जाएगा अभियुक्त। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है वक़्त। तो वक़्त जानते हैं कि समय, है ना? यानी वक़्त बर्बाद नहीं करो, यानी समय जो है अपना बर्बाद ना करो, वक़्त ज़ाये ना करो। उर्दू में क्या बोलेंगे? वक़्त ज़ाये ना करो। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि समय बर्बाद ना करो। इसी तरह से इसके बाद लफ्ज़ है शाहिद। शाहिद यानी गवाह, यानी ये क्या है? इस मामले में ये गवाह है, ये शाहिद है। आईनी शाहिद यानी आँखों देखी जो गवाह होता है, उसको आईनी शाहिद बोलते हैं। तो शाहिद का हिंदी हो जाएगा गवाह। उसके बाद होती है शहादत, यानी गवाही देना। शहादत मतलब गवाही देना, साक्ष्य, यानी क्या है? साक्ष्य। इसी तरह से मुद्दाई, मुद्दाई का हिंदी हो जाएगा अभियोजक, यानी जो किसी चीज़ का दावा कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? मुद्दाई। तो मुद्दाई यानी अभियोजक, मुद्दाई का हिंदी हो जाएगा अभियोजक। अगला लफ्ज़ है हमारा फैसला। अगला लफ्ज़ है फैसला, यानी अदालत ने ये फैसला सुनाया है, यानी न्यायालय ने ये निर्णय दिया है। अगर आप थोड़ा-थोड़ा अब इसको क्या करें? जुमलों में भी इस्तेमाल करें। जुमलों में इस्तेमाल करने से ये होगा कि जिस वक़्त हमें ट्रांसलेशन का लिखना होगा, तो उस वक़्त क्या है हमारे लिए आसान चीज़ होगी। तो हम अल्फ़ाज़ की याद करने के साथ-साथ क्या करें? उसका मश्क करें। याद करना, याद तो करेंगे, फिर कल भूल जाएँगे, लेकिन अगर वो चीज़ मश्क में रहेगी, तो वो चीज़ क्या है? इंसान जल्दी भूलता नहीं है। तो फ़ैसला का हिंदी क्या हो जाएगा? निर्णय। इसी तरह से अगला जो लफ्ज़ है वो है सज़ा, यानी दंड, यानी अदालत ने क्या है? सज़ा सुनाई। तो क्या है? न्यायालय ने क्या है? दंड दिया। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है कैद, कारावास। कैद का हिंदी होगा कारावास। यानी अदालत ने क्या है? उस शख्स को क्या है? कैद की सज़ा सुनाई। तो अदालत ने क्या है? उस व्यक्ति को दंड, यानी कारावास की दंड क्या है? दी। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है सज़ाए मौत। अगला लफ्ज़ है, यानी अदालत ने क्या है? सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया। तो क्या है? न्यायालय ने क्या है? मृत्यु दंड का निर्णय दिया। अगला लफ्ज़ है हब्स दवाम। हब्स दवाम बोलते हैं आजीवन कारावास को। हब्स दवाम का मतलब क्या होता है? आजीवन कारावास। हब्स दवाम यानी आजीवन कारावास, जो लाइफ सेंटेंस होता है वो उसको क्या बोल लाइफ सेंटेंस, तो वो क्या है? हब्स दवाम। हब्स दवाम, हब्स मतलब होता है रोकना। हब्स दवाम यानी हमेशा के लिए जो रोक दिया जाता है, लाइफ सेंटेंस। उसको इंग्लिश क्या होता है? लाइफ सेंटेंस, और उसका हिंदी हो जाएगा आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। तो आज की वीडियो में हमने देखा इतने सारे अल्फाज को, कि इसका जो अल्फाज थे उसका हिंदी और हिंदी से उर्दू दोनों चीज़ देख सकते हैं आप। जो हिंदी से उसका उर्दू है, उर्दू से हिंदी है। तो इन चीज़ों को क्या है, हमें बार-बार प्रैक्टिस करना है। जितनी बार आपको एक बार में नहीं आया तो अब 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखिए, और कोशिश कीजिए कि वो कीजिए हमारे क्या है ज़बान पर आ जाए। और जब हमें ज़रूरत पड़े तो क्या है, बिला झिझक क्या है, हम उसको हमारे दिमागों में वो अल्फ़ाज़ जो है गूँजने लगे, और फिर उसको हम आसानी से लिख सकें। सिर्फ़ आपका एग्ज़ाम देना नहीं मकसद है। एग्ज़ाम के बाद जब आप क्वालीफ़ाई करेंगे, और क्वालीफ़ाई के बाद जब जॉब में जाएँगे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपकी काम आएँगी। इसलिए अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए पढ़िए, और ऐसा पढ़िए
कि हमेशा याद रहे और हमेशा उसकी प्रैक्टिस करते रहें। इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे और हमारी यही दुआ है, यही ख़्वाहिश है कि सभी लोग जो है वो कामयाब होकर कामयाब व कामरान हो जाएँ। हमने भी जो है इससे पहले जो 2019 में जो फ़ॉर्म आया था, उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। लेकिन किसी वजह से मैं दूसरे जो है शोबे में चला गया, यानी दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया। ये जो डिपार्टमेंट जो है वो मैंने जॉइन नहीं किया। तो चलिए, आज की वीडियो थी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे या आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।